टेस्टिंग और डिबगिंग की बात चल रही थी। इसमें हमने 3 टेस्टिंग पे ख़त्म किया था कि इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब ये होता है कि जो मॉड्यूल्स आपने बनाए हैं, डिसाइड किए हैं डिज़ाइन में और उनको इम्प्लीमेंट किया है, उनको टेस्ट किया जाता है आइसोलेशन में, यानी कि अलग-अलग उन्हें टेस्ट किया जाता है। अगर सारे के सारे आपने मॉड्यूल टेस्ट कर लिए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने मॉड्यूल नहीं जोड़े हैं, तो एक साथ और अलग-अलग टेस्ट नहीं किया है, एक साथ जोड़ दिया है, तो एरर कहाँ से उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हर एक मॉड्यूल का अलग-अलग टेस्टिंग करते हैं। इसे हम यूनिट टेस्टिंग, यूनिट मतलब लोएस्ट लेवल। अब सबसे पहली बात यह है कि यूनिट टेस्टिंग क्यों की जाती है। जैसे प्रोग्रामर एक मॉड्यूल कोड करता है, उसकी यूनिट टेस्टिंग करता है। इससे क्या होता है कि जो डिबगिंग एफर्ट है, यानी कि जो एरर आने वाले हैं, उसको हटाने का एफर्ट बहुत दूर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर आप एकदम से वही करेंगे टेस्टिंग, जैसे कोडिंग कर ली, तो आपको पता है कि इसको मैंने टेस्ट कर लिया है और इसके जो एरर्स हैं वो लोकलाइजेशन ऑफ कंटेनमेंट ऑफ एरर जो है वहां पर आपने दूर कर दिया है। अगर एक बार आपने मॉड्यूल बना दिए और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यूनिट टेस्ट भी हो गया एक एक करके, फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि एक साथ सबको नहीं जोड़ देते, एक एक करके सबको जोड़ते हैं। जैसे पहले 2 को जोड़ दिया, फिर दूसरे में तीसरे को जोड़ दिया, तीसरे को चौथे को जोड़ दिया, ऐसे करके अलग जोड़ते हैं और फिर उसके बाद हम किसी इंटीग्रेशन प्लान के तहत इसको जोड़ते हैं और फिर उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। हर बार 2 जोड़ दिए फिर टेस्टिंग कर दी, 3 जोड़ दिए फिर टेस्टिंग कर दी। ऐसी टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि फाइनल टेस्टिंग, यहाँ पर आप जो सिस्टम आपने पूरा डेवलप कर लिया है, उसको रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो एसआरएस बनाया है उसके हिसाब से वैलिडेट करते हैं। जो वैलिडेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया, पहले डिस्कशन किया हमने। वैलिडेशन जो होता है रिक्वायरमेंट के तहत होता है, रिक्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में होता है। और उसके बाद हम जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो इंटीग्रेशन प्लान आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप मैं जैसे मैंने कहा, एक के साथ 2 मॉड्यूल जोड़ दिया, 2 के साथ ऐसा भी नहीं होता है। आप कभी-कभी 2 मॉड्यूल एक टाइप के, 4 मॉड्यूल एक टाइप के सबको जोड़ देते हैं, फिर करते हैं। तो उसके लिए कोई इंटीग्रेशन प्लान जरूर होना चाहिए। तो उसका तरीका ये होता है, बिग बैंग अप्रोच हो सकती है, टॉप डाउन हो सकती है, बॉटम अप हो सकती है, मिक्स्ड अप्रोच हो सकती है। ये अलग-अलग अप्रोच है। बिग बैंग अप्रोच सबसे सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट किस लिए समझिएगा। इसमें क्या होता है, सारे के सारे मॉड्यूल को एक साथ जोड़ दीजिए और उसके बाद इसको टेस्ट कर लीजिए। तो कहाँ उपयोगी है, जहां पर छोटे सिस्टम्स है, स्मॉलर सिस्टम्स आते हैं, वहां पर आप ये कर सकते हैं। लेकिन जहां सिस्टम्स बहुत, मतलब जो मॉड्यूल्स है बहुत सारे हैं, तो वहां पर शायद बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग काम ना करे, क्योंकि अगर आपको एरर मिलता है तो बहुत मुश्किल है जानना कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये शुरुआत हुई है इसकी। और जो एरर है किसी भी मॉड्यूल में हो सकता है। तो डिबगिंग एरर्स जो बिग बैंग में आपको मिले हैं बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा पड़ता है उनको फिक्स करना। फिर है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं हम, जो लोअर लेवल मॉड्यूल है, जो बॉटम लेवल पे मॉड्यूल है, उनको पहले आप जोड़ते हैं और उसके बाद ऐसे करके धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते फिर आगे बढ़ाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका, बॉटम अप टेस्टिंग का, जब बहुत सारे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सब सिस्टम्स है आपको, बहुत सारे, तो आप फिर कैसे करेंगे नीचे वाले सिस्टम से आपके। इसमें एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है, अगेन आप बॉटम अप में बहुत सारे आपके, मान लीजिए आपके बहुत सारे, या मैक्सिमम जो नीचे वाले ही है, जो सब सिस्टम्स है या फिर सब मॉड्यूल्स हैं वो नीचे वाले हैं, तो इनको सब कंबाइन करके करना, वो एक तरीके से बिग बैंग अप्रोच ही हो जाता है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है कि हम, आपको याद होगा मैंने स्टब्स और ड्राइवर बताया था आपको, कि अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं बने होते हैं तो आप उनके लिए स्टब बनाते हैं, और नीचे वाले मॉड्यूल नहीं बने होते तो उसके लिए ड्राइवर बनाते हैं। तो ये तरीका इसमें अपना सकते हैं। टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि आप ऊपर से शुरू करते हैं, जो आप मैनेजरियल लेवल के मॉड्यूल है उनसे शुरुआत करते हैं, फिर वो जिसको इंगित कर रहे हैं, जैसे ये है, अब यहाँ पर क्या किया हमने, पहले इसको टेस्ट किया, अब ये इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर इन तीनों को टेस्ट किया जोड़ के, ऐसे करके हम करते रहते हैं, 1 या 2 सबऑर्डिनेट रूटीन जो सिस्टम में होते हैं। एक बार आपने टॉप लेवल को चेक कर लिया, फिर उसके बाद नीचे वालों को चेक करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। एक तरीके की टेस्टिंग होती है जिसे हम सैंडविच टेस्टिंग कहते हैं। सैंडविच का मतलब ये है कि आप बॉटम अप और टॉप दोनों को मिला देते हैं। इसमें क्या होता है कि टॉप अप और टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को यूज करते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन अप्रोच है। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग में अगर आप टॉप डाउन अप्रोच अपना रहे हैं तो टेस्टिंग वेट करेगी जब तक आपके टॉप लेवल मॉड्यूल्स कोड नहीं किए गए।
और उनका यूनिट टेस्टिंग नहीं हुई है। ये टॉप डाउन अप्रोच में होता है। और बॉटम अप में क्या है कि टेस्टिंग तभी शुरू हो सकती है जब सारे के सारे बॉटम लेवल मॉड्यूल्स बन गए। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सिस्टम टेस्टिंग की जहां तक बात है, 3 मेन तरीके की सिस्टम टेस्टिंग होती है। एक अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग में ये होता है कि जो डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बनाया है, वहीं की टेस्ट टीम इसको टेस्ट करती है, सिस्टम टेस्टिंग। इसको हम इस तरीके से समझें कि अगर आप उसी सॉफ्टवेयर को या फिर अपने प्रोडक्ट को किसी ग्रुप को दे दे रहे हैं, फ्रेंडली कस्टमर्स को दे दे रहे हैं, और वो उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। तो अल्फा टेस्टिंग मतलब आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वहीं पे हो रही है। और बीटा टेस्टिंग मतलब ये होता है कि आपने दूसरों को दे दिया अपना सॉफ्टवेयर, लेकिन वो जो लोग हैं वो आपके फ्रेंडली कस्टमर्स हैं, वो उसे टेस्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब ये है कि अब यूजर को एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए होती है। तो वो कस्टमर खुद ही तय करता है, खुद ही चेक करता है अपने एंड पे। स्ट्रेस टेस्टिंग, जिसे हम एंड्योरेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं सिस्टम पे, कैपेबिलिटी जो सिस्टम है उसको चेक करने के लिए। जैसे वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, रेट बहुत बढ़ा दिया, जो प्रोसेसिंग टाइम है, डेटा रेट, मेमोरी का यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, जिसे हम स्ट्रेस या एंड्योरेंस टेस्टिंग कहते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि एरर्स कितने रिमेन हो गए, कितने बाकी हैं? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम क्या करते हैं कि जो कोड होता है उसमें सीड, यानी कि हम बीज, सीड मतलब बीज होता है, हम उनको डाल दें, मतलब अपने आप से एरर उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमने आर्टिफिशियल एरर अपने आप जोड़े हैं इस पे, और हम ये चेक करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि कितने हमारे जो हमने इंट्रोड्यूस खुद एरर किए हैं उसमें से कितने एरर निकल के आए। तो इसका तरीका देखिएगा, अगर मान लीजिए कैपिटल एन है पूरे जो एरर्स हैं जो सिस्टम में है कुल मिला के, स्मॉल एन वो एरर है जो टेस्टिंग में निकल के आए, कैपिटल एस है वो एरर्स जो हमने खुद इंट्रोड्यूस किए, सीड के बीज डाले, स्मॉल एस है वो सारे एरर जो हमारे निकल के आए, जो हमने खुद डाले थे उनमें से जो निकल के आए। तो उसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये रेशियो में होगा, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू एस बाय कैपिटल एस। तो कैपिटल एन इस तरीके से हो जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा, एन माइनस एन, पूरे जितने आपके एरर्स है कितने निकल के आए, तो जितने बच गए उन को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पर आपको ये वाला फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले को यूज करके एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 100 एरर इंट्रोड्यूस हुए, 90 वो एरर थे जो हमको निकल के आ गए टेस्टिंग में, 50 एरर्स हमको मिले। और इस फॉर्मूले को अगर हम लगाएं तो हम ये निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हम बाकी रिमेनिंग एरर्स होंगे। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग एरर्स भी निकाल सकते हैं। वो रिमेनिंग एरर क्या होंगे जो हमने फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, 50 इंटू जितने 100 माइनस 90, जितने हमने इंट्रोड्यूस किए और इंट्रोड्यूस करने पर मिल गया उनका डिफरेंस बाय 96। तो इससे हम आराम से रिमेनिंग एरर्स निकाल सकते हैं। एरर सीडिंग, जिसमें आप सीड एरर करते हैं, मतलब एरर डालते हैं, वो कौन से एरर होंगे, वो वाले एरर होने चाहिए जो आपको पता है कि ऐसे एरर आने वाले हैं। बहुत मुश्किल है इसको समझना कि भाई कौन से एरर आने वाले हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डेटा ले लें उसी सिमिलर प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आप बता सकते हैं कि देखिए साहब ये एरर जो है ये इसमें हम डाल सकते हैं, ये ऐसे एरर आने चाहिए। तो हमने आज देखा कि जो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है ये पूरे हमारे डिबगिंग टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने जब देखा, तो इम्प्रैक्टिकल है पूरा एग्जॉस्टिव टेस्ट करना। इसके लिए जरूरी है कि एक ऑप्टिमल टेस्ट स्वीट आप बनाएं जो जितने ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल सके। तो इसके लिए अगर हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं मान लीजिए टेस्ट केसेस, तो वो इतने सिग्निफिकेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। 2 अप्रोचेस हमने देखे टेस्टिंग की, या फिर हम टेस्ट केस जनरेशन की, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं, और ब्लैक बॉक्स टेस्ट केसेस के लिए हमको जरूरी है कि एसआरएस हम जाने, अंदर का कोड और डिजाइन हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्हाइट बॉक्स में आपको पूरा स्ट्रक्चर, डिजाइन और कोड जानना बहुत आवश्यक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने देखा कि 2 स्ट्रेटेजीज है, डिजाइन स्ट्रेटेजीज, एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है। हमने फिर इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग की भी बात की। तो ये हमने बात की टेस्टिंग और डिबगिंग की, और होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा टेस्टिंग डिबगिंग एक्चुअली में होती क्या है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।